बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा चैलेंज, बड़ा टास्क पार्टी ने आपको दिया है और आपके सामने चुनौती है सबसे पहले चुनाव की। तो आपको लगता है कि ये जो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, वक्त बहुत कम है, कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? नहीं, बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो हमारे जी न्यूज़ का, आप लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आज इस शाम का नाम दिया, हमारे सब शहीदों के नाम पर आपने किया, उनके परिजनों को याद किया, शहीदों को मेरा नमन है। और सभी को, मुझे भी आपने अवसर दिया कि सब लोगों के साथ मैं भी मिल पाऊँ और उन सब को याद करें जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके बाद आपने जो कुछ प्रश्न किया है मेरे से, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समय चाहे जितना भी हो, सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में भाव क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत समय मिलता है और बड़े समय में भी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग कम समय में ही कुछ कर गुजरते हैं। हमारे मन में है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और उत्तराखंड की जनता भी जानती है और सारे लोग इसको जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरह के हालात रहे हैं हाल के दिनों में, चाहे वो मैं कोरोना काल की बात करूं या चुनौतियों की बात करूं, तो आगे आने वाले समय में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? क्योंकि जनता के पास आप जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, क्या गिनाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले 7 सालों में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करना शुरू किया, तो उत्तराखंड में जिस तेज़ी से आज हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो आज रेल का क्षेत्र हो, या हमारे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे हम जो है आज जो इतनी बड़ी महामारी चल रही है उसमें गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, घर घर तक जो है जिस प्रकार से आज अन्न पहुंचाया जा रहा है, लोगों की सहायता की जा रही है, जिस प्रकार का उनका उत्तराखंड के साथ लगाव है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने चुनौती है कि जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम बिल्कुल धरातल पर उतारें, उन पर जो है ठीक से काम हो, और जो उनका एक ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको जो है बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर उतारें। और जो हमारी योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू की हैं, उन योजनाओं का जिनका शिलान्यास हो गया है, उनका सबका लोकार्पण हो, और जो योजनाएं बीच में उनको पूरा करें। जो योजनाएं हमारी 3-4 महीने में, 5 महीने में पूरी हो सकती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारें। इसमें से नौजवानों को रोज़गार का मुद्दा है कि रोज़गार उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 22 से 24 हज़ार के बीच जो पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्तियाँ करें। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अंदर चूँकि सरकारी नौकरियाँ एक सीमित संख्या में हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान युवा भाई जो रोज़गार के लिए इधर उधर भटकते हैं, वो रोज़गार खुद तो करें ही करें, लेकिन रोज़गार लेने के साथ साथ रोज़गार देने वाले भी बने। तो उसके लिए हम स्वरोजगार की योजना बना रहे हैं। उनको एक तरह से मैं बताऊं कि हमने अभी नई योजना बनाई है कि पहले जो रोज़गार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए ऋण लेने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसको हमने थोड़ा सरल करने की योजना बनाई है। एक ही जगह पर हमारे यहाँ पर कैंप लगेंगे, और उन कैंपों में वहीं पर फार्म जमा होंगे, पंजीकरण कराया जाएगा, फार्म जमा होंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी होने के बाद वहीं पर बैंक के लोगों से भी हमने अनुरोध किया, हमने अभी मीटिंग की है, हम लाखों लोगों को उनको स्वरोजगार के माध्यम से भी उनको जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे सामने विकास की चुनौती है, हमारे सामने लोगों को एक अच्छा शासन दे पाएँ उसकी चुनौती है, हमारे सामने लोगों की सुविधाएं दे पाएँ, हमारे नौजवान युवा भाइयों को रोज़गार दे पाएँ, ये हमारे सामने अभी चुनौती है। मुख्यमंत्री जी, जब सवाल आता है तो विपक्ष हमेशा ये कहता है कि आपकी, चाहे वो पिछला नेतृत्व रहा हो या आपकी सरकार बीजेपी की सरकार है, वो तो सरकार पर ही आरोप लगाते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर नाकाम हो गई है, विकास की रफ्तार बहुत धीमी पड़ी है। आपने सबसे पहले जो फैसला किया वो था कि युवाओं को रोज़गार देने की बात की, वो उसी के मोर्चे पर आपको असफल बताते हैं आपकी सरकार को। और फिर वो कहते हैं, आपके पास हालांकि बहुत कम आपको वक्त हुआ है, फिर वो कहते हैं कि साहब महंगाई तो
लोगों को जीने नहीं दे रही। एक तरफ कोरोना मार दे रहा है और दूसरी तरफ महंगाई। देखिए, आपने जो 2017 से ठीक पहले वाली सरकार थी, उस सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है? उस सरकार में बड़े अपने आप को अनुभवी बताने वाले, अपने आप को सर्वज्ञ बताने वाले, उनकी सरकार में सबने देखा होगा कि वो सरकार कैसे चल रही थी। वो केवल घोषणाओं की सरकार थी, घोषणाएं हजारों की संख्या में, और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। और हमारी सरकार में और उस सरकार में एक बड़ा अंतर है कि उस सरकार में जो भी कहा गया वो मंचों से घोषणाओं के रूप में कहा गया, एक लोक लुभावन जो है लच्छेदार भाषणों के रूप में कहा गया। हमारी सरकार में जो भी कहा गया वो काम हुआ, यानी कि जितनी घोषणाएं हुई हैं वो सब धरातल पर उतरी हैं। यानी कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। जो योजनाएं शुरू हुई हैं वो पूरी हुई हैं, और पहले की सरकार को भी लोगों ने देखा है, इस सरकार को भी लोग देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जब आप कभी ऐसा सोचते रहे होंगे कि विधायक के तौर पर आप सोचते रहे होंगे कि ये काम हो जाता तो बेहतर रहता, ये काम होता तो थोड़ा अच्छा होता। जब आपको अब ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिला है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन सी आपने ऐसी प्राथमिकता तय की जो आपके मन में तब रही होगी? नहीं, मैंने कहा कि मैं पहले से सोचता था कि हमारे नौजवान भाइयों को रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा हमारा पर्यटन होना चाहिए, हमारे यहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन सब एजेंडों पर लगातार हम पहले से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रदेश विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का हमारा वातावरण है, जिस प्रकार की हमारी आबो हवा है, उसमें हमको ये बहुत सूट करता है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे मैंने कहा रोज़गार को लेकर, तो हम स्वरोजगार, चूँकि रोज़गार एक सीमित संख्या में दे सकते हैं, हम स्वरोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। अन्य भी जो अवसर हैं उनको तलाश रहे हैं। सड़कें अच्छी होनी चाहिए। हमारे उद्योग के क्षेत्र में मैं हमेशा मानता था कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक यहाँ पर आर्थिक पैकेज दिया था, इंडस्ट्रियल पैकेज। और उस इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में देश के उद्योगपति यहाँ पर आए, उन्होंने अपने उद्योग स्थापित करे, अपने काम यहाँ पर चलाए। लेकिन वो समय के साथ साथ वो उद्योगों में थोड़ा जितना काम होना चाहिए उनका उतना काम बढ़ा नहीं। हमने कहा है कि हम नए माहौल में नई चीज़ें पैदा करेंगे, और यहाँ पर सारे उद्योग मित्रों से, हमारे कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स के लोगों से, CII के लोगों से, जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को जानेंगे, और कहीं पर उनके लिए अच्छी नीति बनानी पड़ेगी, अच्छा कोई काम करना पड़ेगा तो हम उसको करेंगे, जिससे कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो, लोग उत्तराखंड के अंदर आएँ और उत्तराखंड के अंदर आकर अपना काम करें और यहाँ के उसमें सहयोग करें अपना। मुख्यमंत्री जी, चुनौती तो ये भी होती है कि आपको पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि सत्ता में वापस लाना है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सत्तारूढ़ जो दल है उसके खिलाफ थोड़ी बहुत जो नाराज़गी है या पहले की नाराज़गी होगी, और विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि साहब देखिए ये सरकार फेल है, इसलिए 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, अब पुष्कर सिंह जी नैया पार लगाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, विपक्ष या जनता का गुस्सा? नहीं, देखिए, विपक्ष हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो लोग विपक्ष के रूप में आ रहे हैं उनका एजेंडा उत्तराखंड के अंदर आकर केवल चुनाव है। उनकी जितनी बातें हैं, पार्टी का संगठन बना रहे हैं तो वो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं तो वो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जा रहे हैं, उनको ही पता है कि हमने सरकार में नहीं आना है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दो। हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है, हमारा एजेंडा अभी विकास है। हमारा एजेंडा जो मोदी जी की योजना है उनको धरातल पर उतारना है, उत्तराखंड के नौजवान युवाओं को रोज़गार देना है, यहाँ से पलायन को रोकना है, तमाम प्रकार से यहाँ पर्यटन के नए अवसर देने हैं, उद्योगों को नए अवसर देने हैं, नई व्यवस्थाएं यहाँ पर बनानी है, एक अच्छा माहौल बनाना है, ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन वहाँ तो एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष और फिर पूरी ताकत लगा के तैयार हैं और पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन है, तो वो तो अपने सारथी उनके तैयार हो गए हैं। तब नहीं, पहले वो अपना ही तय कर लें। हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है कि चेहरों की कभी लड़ाई नहीं रही है पार्टी में। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसको भी कहा जाता है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी बिल्कुल, मैंने कभी इस बात के लिए कभी कोई पैरवी नहीं की, कभी कोई जोर आजमाइश नहीं की, कभी मैंने इस बात का दावा भी नहीं किया, ना दावेदारी करी कि मुझे ये काम दे दिया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो काम करता है।
इसलिए यहाँ इस बात की कोई लड़ाई नहीं है। एक जो सबसे बड़ी जो चुनौती आपके राज्य में रही है वो है पलायन की, और कोरोना काल में भी ये लगा कि भाई बहुत मुश्किलों के दौर से जो लोग बाहर गए थे वो भी यहाँ वापस लौट के आए, तो आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा रहा अभी के हाल के दिनों की बात मैं करूँ तो? नहीं, देखिए ये बड़ी चुनौती तो है ही है, लेकिन उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए पूरी समीक्षा करी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने यहाँ पर जो प्रारंभ की है, उस योजना को धरातल पर उतारेंगे, ठीक से उसको व्यवहारिक आधार पर काम करेंगे, और जितनी एप्लीकेशनें आएंगी उन सारी एप्लीकेशनों को वहीं पर हमने कहा कि हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे और वहीं पर उनको ऋण देने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि लोग अपना काम शुरू कर पाएँ, अपना स्वरोजगार कर पाएँ। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, और कोरोना की महामारी में बड़ी परेशानी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। अभी हमने पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे काम करने वाले, जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, छोटे होटल वाले, छोटे टैक्सी वाले, नौकायन करने वाले, राफ्टिंग करने वाले और अपना छोटी टैक्सी वाले, इन सब लोगों को मिलाकर अभी हमने इस महामारी के दौरान भी लगभग 200 करोड़ रुपए का, इस आर्थिक तंगी होते हुए भी, क्योंकि सरकार के पास भी सीमित संसाधन है, रेवेन्यू की अभी प्राप्ति कम हो रही है, लेकिन हमने उसको प्राथमिकता में रखा है। अभी हमने जो है ये पैकेज दिया है। इसी तरीके से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो भाई बहन हैं छोटे, चाहे वो हमारी आशा वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उन सभी को, हेल्थ वर्करों को, उनको भी हमने अभी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान करके 205 करोड़ रुपए का उनको भी हमने एक पैकेज दिया है। इसी तरीके से हमारे नौजवान युवा भाई जो कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हों, चाहे हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में उनका एक वर्ष खराब ना हो, इसके लिए हमने आईसीयू भी बढ़ाई है। इसी प्रकार से जो तैयारी करने वाले हैं, जो हमारे सामान्य परिवारों से आते हैं, जिनके परिवारों में आर्थिक समस्या है, वो अपना प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, वो चाहे वो हमारा सिविल सर्विसेज का हो, पीसीएस का हो, लोक सेवा आयोग का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, उनके लिए भी हमने 50,000 रुपये उनको जो है सहायता करने का जो है इसमें सरकार की तरफ से प्रावधान कर दिया है। हमारी सरकार ने ये किया है, हम उसको कर रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टरों का बहुत लंबे समय से जो स्टाइफंड था बड़ा कम था, 7,500 रुपया उनको स्टाइफंड मिलता था लंबे समय से, और हमने उसको बदल कर इंटर्न में जो है 17,500 रुपये किया है अभी, 17,000। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि आप लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ भी आपकी सरकार है, लेकिन जो फ़ायदा मिलना चाहिए था उत्तराखंड को उतना नहीं मिला। योजनाएं बताई गई, बड़ी बड़ी धनराशि गिनाई गई, तो आप हाल के दिनों में 2 बार आपका दिल्ली दौरा हुआ, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं या चुनाव से पहले कुछ और बड़ी योजनाएं मिल सकती हैं? नहीं, लगातार देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में जब से नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं चली, और उत्तराखंड तो बहुत आगे है, भूतो न भविष्यति, जितना 7 सालों में काम हुआ है। मैं एक क्षेत्र उठाता हूँ, आप सड़कों का क्षेत्र देख लीजिए। आज आप दिल्ली से देहरादून पहले आते थे तो 8 घंटे 10 घंटे का सफ़र लगता था, और आज ये यात्रा हमारी 4 घंटे 4.5 घंटे में पूरी हो रही है। और आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली जाना मात्र 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। उसके लिए सारी जो हमारी एलिवेटेड रोड है, यहीं पर जो डाटकाली मंदिर है, वहाँ से आगे को जाने वाला पूरा एलिवेटेड रोड बन रहा है, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। इसी प्रकार से हम हरिद्वार जाते थे, तो हरिद्वार में आपने देखा होगा, हरिद्वार जाने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे कभी कभी, आज 45 मिनट में ये दूरी तय हो रही है। आप ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ जाएंगे, श्रीनगर से कर्णप्रयाग की तरफ जाएंगे या और आगे जाएंगे, आप देख रहे होंगे ऐसी रोडें बन गई हैं जब जैसी कभी दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। इसके अलावा इसी रोड पर आगे चले जाएंगे आप, हरिद्वार से नजीबाबाद होते हुए आप काशीपुर और रुद्रपुर और उससे आगे टनकपुर और पिथौरागढ़ तक सारी रोडें बन गई हैं। ये पहले कब बनी? काठगोदाम से आप रामपुर की तरफ जाएंगे, अभी तमाम जगह पर बाईपास के काम चल रहे हैं, पुलों के काम चल रहे हैं, लगातार योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। 125 किलोमीटर की रेल इसी सरकार में बन रही है, इसी सरकार में बन रही है। पहले तो केवल बातें हुआ करती थी, पहले काम नहीं होते थे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना इनका काम रहा है। देश के अंदर लंबे समय तक
एक पार्टी का शासन रहा है। पूरे उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा है, और उन्होंने जो देश को दिया है वो सब लोग जानते हैं। अच्छा, मैं पार्टी और संगठन की बात करूं तो कई बार ये रहता है कि पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल की कमी है। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा आया कि उसको लेकर भी भरोसे में नहीं लिया गया, संघ को भरोसे में नहीं लिया गया, या साधु संत नाराज हो गए, पुजारी नाराज हो गए। आपको क्या लगता है कुछ कमियां रह गई थी? देखिए, देवस्थानम बोर्ड जो है वो हमारे चारों धामों के लिए बनाया गया बोर्ड है, मंदिरों के लिए बनाया गया बोर्ड है। लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ कि मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, हमने कहा है कि चूंकि क्या है कि बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो हमारे तीर्थ पुरोहितों के हों, हमारे वहाँ के रावल हों, वहाँ के पंडे हों, वो पुजारी हों, या उस क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में जो मंदिरों के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल मिले। उन्होंने हमसे कहा कि हमसे बात नहीं करी गई, हमसे हमारे बारे में पूछा नहीं गया, उनको कुछ आपत्तियाँ, कुछ समस्याएँ कुछ थी, उन्होंने बताई हैं। और मैंने उनको ध्यान में रखते हुए, चूँकि मैं आपको बताऊँ कि सरकार का काम किसी भी मंदिरों पर कोई अधिकार करना नहीं है। सरकार का काम है कि उनमें व्यवस्थाएं करना, उनमें आवास की अच्छी व्यवस्था हो, उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, सड़क की अच्छी व्यवस्थाएं हो, उसमें परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो। ये काम करना सरकार का काम है, और सरकार इनको काम को करेगी। सरकार का काम मंदिरों में अधिकार करना नहीं है। मैंने कहा आपकी जितनी समस्याएं जो आपने बताई हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो हम उसके लिए हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। आपको 1-2 दिनों के अंदर हम कमेटी के अध्यक्ष की नाम की घोषणा करने वाले हैं। वो सबकी बात सुनेंगे, और जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, हम उसको दूर करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। आगे चलकर जो है, जो रास्ता होगा, एक अच्छा रास्ता बनाएंगे जिसमें कि सभी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारी भी समस्या थी तो इस समस्या का हल हो गया। अगर मैं बात करूं, नौकरशाही को लेकर भी सवाल उठे थे कि कई बार ये होता है कि सरकार से ज़्यादा मजबूत नौकरशाही हो जाती है, और आपकी जो कार्यकर्ता हैं या जो आपके पार्टी के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि कई बार सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसा लगता है कि सरकार से ज़्यादा नौकरशाही भारी है? देखिए, नौकरशाही में जहाँ तक प्रश्न है, ये बात बिल्कुल सच है आपकी कि ऐसी बातें लगातार उठती रही हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने ऊपर से सही किया है। अभी ऊपर से देखिए, हम नए मुख्य सचिव अब लाए हैं। हमारे नए मुख्य सचिव जो है बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने NHAI के चेयरमैन रहते हुए जो है पूरे देश के अंदर सड़कों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा हमने सचिवालय स्तर पर भी कुछ चेंज किए हैं, अभी जिलों के स्तर पर भी किए हैं, अभी कुछ आगे भी हम लोग इस प्रकार की करने वाले हैं, कुछ दिनों में और भी करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगी उसको करेंगे। उसके लिए हमने एक व्यवस्था बना दी कि हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार को चलाएंगे, सब लोग मिलकर। कोई पेंडेंसी सरकार में नहीं रहेगी। हमने कहा कि जो जिलों में जो काम होना चाहिए, जो जिलों का काम है, वो जिलों के स्तर पर करेंगे। यानी कि मैं नीचे की इकाई बताऊं, सबसे नीचे की इकाई होती है हमारे यहाँ पर पटवारी। उत्तरदायित्व उनका फिक्स किया जाएगा। इस आधार पर हम काम करने वाले हैं। और इसके लिए हमने अभी लोग कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, हमने कहा कि जनता की सुनवाई के लिए हम एक तो तहसील दिवस पर रोस्टर बना रहे हैं कि हर 2 हफ्ते में तहसीलों पर तहसील दिवस होंगे, इसमें जन सुनवाई का काम होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक दिवस जो काम का होगा, उस प्रत्येक दिवस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता की सुनवाई होगी। जनप्रतिनिधियों से जनता की सुनवाई होगी, जनता के लोगों से सुनवाई होगी, और उनकी जो समस्याएं हैं वो सभी अधिकारी उसका हल करेंगे। ऐसे निर्देश सरकार की तरफ से सब जिलों में चले गए हैं। अगर मैं उत्तराखंड से अलग हटके थोड़ा मैं देश की बात करूं तो विपक्ष संसद ठप करके बैठा है और सड़कों पर है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पेगासस के ज़रिए जासूसी कराती है, और किसानों के मुद्दे पर वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। वहाँ हंगामा होता है, बिल फाड़ दिए जाते हैं, या फिर वो टेबल पर चढ़कर हंगामा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि सदन में मार्शल लॉ लगा दिया। और एक पार्टी के नेता जो शिवसेना के हैं, उन्होंने तो कहा कि मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की बॉर्डर पर हूँ। तो ऐसे हालात ख़राब हो गए हैं मोदी सरकार के रहते। देखिए, जो पार्टी विपक्ष में है उस पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
उनका काम देश के अंदर केवल विरोध के लिए विरोध करना। संसद के अंदर जब जनता के हित के फैसले होने थे, विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, देश के हित के बारे में चर्चा होनी थी, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, गरीबों के बारे में, शोषितों के बारे में, दलितों के बारे में, वंचितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में देश की संसद में चर्चा होनी थी, उससे ध्यान बटाने के लिए वो केवल विरोध करने लगे। अभी मैं ये कोरोना की बात करूँ, कोरोना महामारी आई है, तो कोरोना महामारी कोई लेकर तो आया नहीं है। कोरोना महामारी तो विश्वव्यापी आई है, और कहाँ से आई है सब लोग जानते हैं। उसमें पूरे देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा ही संगठन के नाम से सेवा का काम बस्तियों में शुरू किया। कहीं पर जो है लोगों को राशन बांटने का काम किया, कहीं पर दवाइयाँ बांटने का काम किया, कहीं पर मास्क बांटने का काम हुआ, कहीं पर सैनिटाइजर लगाए गए, कहीं कैंप लगाए गए, वैक्सीनेशन में सहयोग करने का काम हुआ। दूसरी तरफ एक पार्टी ने टूल किट के नाम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया कि आप टूल किट बनाइए, और जो है जो लोग अस्पतालों में पहुंच सकते थे उनको आप जो है अस्पतालों में बेड न देने दीजिए। अस्पताल में अगर आपकी जान पहचान है तो अस्पताल वालों से कह दीजिए कि उनको बेड नहीं मिलना चाहिए, उनको दवाई नहीं मिलनी चाहिए, और ये महामारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराइए, यानी कि अव्यवस्था करिए। उनका काम है केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना। जिन्होंने देश के अंदर कभी भी देश के लिए काम नहीं किया, केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए काम किया, हमेशा तुष्टीकरण किया। उन्होंने समझौतों पर समझौते किए, देश के अंदर समझौतों पर समझौते करने का काम किया। ये वो पार्टी है जो विरोध कर रही है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। वो बताएं अगर कोई बात है तो संसद के अंदर चर्चा करें, सामने आए। जब पूछा जाता है कि भाई आखिर इसमें कमी क्या है, तो बताना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। वो सामने आने में नहीं, वो जो है केवल विरोध करने में, जो पीछे से जो है कभी विदेशी शक्तियों से हाथ हिलाते हैं। इस मामले में भी यही है जो आप बोल रहे हैं, पेगासस वाले मामले में, इसमें भी जो है विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाकर देश को अस्थिर करने की, देश के अंदर जो है एक लोगों को भ्रम में डालने की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसान को लेकर जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है, या किसान संगठनों के कुछ लोग आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो ये चिंता का सबब नहीं है बीजेपी के लिए? क्योंकि चुनाव आपको अभी कई राज्यों में, न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ भी चुनाव में जाना है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ की बात बताऊँ उत्तराखंड की, तो ये प्रश्न मेरे से कई बार पूछा गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आज देखिए लाखों करोड़ों लोगों को सीधे सीधे किसान सम्मान निधि योजना में सीधे लोगों की सहायता करी जा रही है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले समय में किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। किसानों के लिए लगातार काम हो रहा है, किसानों के सम्मान की निधि योजना बनाई जा रही है। तो इस बार कितना टारगेट है सीटों का? नहीं, अभी चुनाव की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, और भाजपा का जो हमारा संगठन है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है तन मन धन से जो है यहाँ पर लगता है और लगातार लोगों के बीच में काम करते हैं। देखिए, आपने कोरोना महामारी के समय में भी लगातार उन्होंने काम किया है, अभी भी आगे के लिए भी तैयार हैं। लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, हर स्तर पर हम लोग तैयार हैं। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से चर्चा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना की इस महामारी में अगर तीसरी लहर की आशंका भी है तो आप उस पर काबू पाएं और कम से कम जनता को तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार।